केवल पत्र है और अनुवाद है। व्याकरण में मेन देना चाहिए, संधि जरूरी था, संधि है, प्रत्यय है, ये सब जरूरी है। ठीक है, संधि में बताइए कौन कौन संधि आ रहा है? तीनों संधि आ रहा है ना। हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में केवल एक एग्जाम के उद्देश्य से नहीं, फाइनल के उद्देश्य से। बोर्ड क्या संधि, फाइनल सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपका यण है, अयादि है और पूर्व रूप है, 3 है स्वर संधि में। व्यंजन संधि में आपका 2 है, जसत्व माने प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम और प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम। ये व्यंजन संधि में 2 आएगा। और विसर्ग संधि में 4 आएगा। कौन कौन अभी लिखे भी हैं, वही लिख रहे थे सिलेबस से, फाइनल सिलेबस। खैर पीरियोडिक भी जरूरी है, पीरियोडिक जुड़ता है, लेकिन आपका 10th बोर्ड में पीरियोडिक नहीं जुड़ता है। जो बोर्ड एग्जाम आप दीजिएगा वहाँ पर 20 मार्क्स स्कूल से जुड़ता है केवल ना, और बाकी 80 आपका रिटन एग्जाम होता है। बिहार बोर्ड में 100 एग्जाम होता है ना, 100 एग्जाम होता है टोटल, और उस 100 में 50 आपका होता है ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का, और उस 50 के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है। सोचिए 100 को ऑब्जेक्टिव बताओ, उसमें 50 को आपको करना है, 50 नंबर हो गया। ऐसे ही पासिंग से एबव हो गया वो। अब बाकी 50 बच गया, वो बुक से होता है, किताब से। और ऑब्जेक्टिव भी बुक से रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी मैक्सिमम व्याकरण से होता है और किताब से भी होता है। एक सुविधा होता है सीबीएसई बिहार बोर्ड में कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है या अदर क्वेश्चन जो होते हैं किताब से, वो सब हिंदी में रहता है। ऐसा लगता है कि हम संस्कृत के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हिंदी के एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे वो हिंदी में, जैसे कर्ण कारक का उदाहरण इसमें से कौन है, अब क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। अब यही चीज सीबीएसई में कर्ण कारक का उदाहरण इनमें से कौन है, वो संस्कृत में लिखा रहेगा। ठीक है, अधोलिखिता नाम उदाहरणा नाम कर्ण कारणस्य कम, तो ये आपको संस्कृत में ही लिखा रहेगा क्वेश्चन भी। आप बिहार बोर्ड में क्या किया, हिंदी में कर दिया है टोटल, इजी वे में। तो उसमें हम ये कह रहे थे, हाँ लिए सूची पर्यावरणम पहला लेसन है 10th क्लास का, और उसके बाद क्या दूसरा लेसन, सेकंड लेसन। ये 2 लेसन आपका फर्स्ट पीरियोडिक में आ रहा है। सेकंड लेसन है आपका बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा, ये क्वेश्चन कुछ बुक, पूरे बुक में से 4 या 5 लेसन है टोटल, जिसमें से घटनाक्रम आता है ना बोर्ड एग्जाम में। फोकस हमारा हमेशा उधर रहना चाहिए बोर्ड का, हम वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। अब वो 4-5 लेसन बिहार बोर्ड में भी आता है घटनाक्रम। घटनाक्रम का मतलब होता है कि 8 को सेंटेंस दिया रहता है आपकी कहानी से ही, लेकिन उसका क्रम सही नहीं रहता, इधर उधर रहता है, उसको क्रम से लगाना है 8 को। ठीक है, वो 4 नंबर का होता है। और वो 4 नंबर के लिए आपको वो 4 या 5 कहानियां हैं, इनमें आपको कहानी का होगा और नाटक का होगा, नाटक का भी रहता है। और उसी चूंकि अब श्लोक वाला है, तो श्लोक वाला में से कहां से देगा घटनाक्रम, नहीं देगा, है ना। तो कुछ पार्ट जो है लेसन्स हैं बुक में जो क्वेश्चन के लिए निर्धारित है, जैसे कहानी वाला हो गया घटनाक्रम के लिए। श्लोक वाले जो क्वेश्चन लेसन हैं वो हो गए अन्वय के लिए। अन्वय भी आपको 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो अन्वय भी 4 नंबर का आता है। यस, अन्वय 4 नंबर का। तो अब वो हो जाएगा, और श्लोक आएगा अन्वय के लिए। अब उसमें से घटनाक्रम नहीं देगा, या कहानी वाले में से आपका अन्वय नहीं देगा, है ना। ये सब फिक्स हो गया अलग अलग। बताइए, तो बुद्धिर बलवती सदा का कहानी मालूम है? नहीं पढ़े अभी, आपका बुक अलग है, ये सीबीएसई वाला है ना। बिहार बोर्ड वाला का
अलग कहानी है। आपने अपने दो बेटों को लेके, हाँ वही कहानी है। जंगल के रास्ते से जा रही थी अपने पिता के घर, हाँ, रास्ते में बाघ मिल जाता है। कितना बुद्धि लगाती है वो महिला। हाँ? हाँ नहीं, वो बच्चे डर जाते हैं और बुद्धि लगाती है। सेकंड लेसन बता रहे हैं आपको ना। कहती है कि नहीं, अब सामने तो मौत खड़ी है, मरना तो है ही, प्रयास करते हैं बचने का। और वो दोनों बच्चे को चांटा मारती है। बच्चे रोने लगते हैं, है ना। और चांटा मार के चिल्ला कर कहती है कि एक एक बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये एक बाघ है, इसी में बांट के खा लो। अब ये बात जब बाघ सुनता है तो डर जाता है कि बाघ मारने वाली कोई आ गई है, वो भाग जाता है। लेकिन रास्ते में उसको एक लोमड़ी मिलती है ना। अब लोमड़ी से कहता है कि तुम भी भागो और कहीं गुप्त स्थान में छुप जाओ जाकर, क्योंकि जंगल में बाघ मारने वाली आ चुकी है। अब जो बाघ को मार सकती है, लोमड़ी को किस गली का है। तो कहता है, वो जानता है, कहता है अरे तुम एक पुरुष से डर गए, मनुष्य से, धिक्कार है तुमको, है ना। मनुष्य कैसे मार सकता है बाघ को, चलो मेरे साथ। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी अभी मौत के चंगुल से बच के आया हूं वहां से, अब मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है तो हम गर्दन जुड़ा लेते हैं, अपनी गर्दन में मेरी गर्दन बांध लो और चलो। अब वो बाघ जो है दोनों का गर्दन बांध लेता है, कोई लत्तर से, जंगल का लत्तर से, और दोनों चल देते हैं। जब दोनों को आते देखती है पुनः महिला, अब समझ जाती है कि अब तो मरना निश्चित है, क्योंकि लोमड़ी बहुत चतुर जीव है और ये बताई होगी बाघ को, है ना। तब फिर दिमाग लगाती है, और जब दोनों नज़दीक आते हैं तो पूरा साड़ी को एकदम कस के बांध करके और चांटा दिखाते हुए मैंने झपटती है और चिल्ला के कहती है, अरे दुष्ट लोमड़ी, मैंने तुमसे 2 बाघ लाने को कहा था, तुम 1 बाघ लेके आई हो, है ना। अब इतना जब कहती है तो बाघ अब समझ जाता है कि लोमड़ी हमको मरवाने के लिए ला रही थी, और वो चलता है, भाग जाता है। इस तरह से उसने दोबारा भी अपनी जान की रक्षा कर ली बुद्धि से। और लोमड़ी का क्या हुआ समझ सकते हैं, क्योंकि गर्दन जुड़ा हुआ था, लोमड़ी खत्म हो गई। तो ये बुद्धिर्यस्य बलवती सदा, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य पूरा श्लोक है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। एक छोटा सा खरगोश जंगल का राजा शेर को मार डालता है। हाँ, दूसरी कहानी है जिसमें कि कुआं में गिरा देता है, कहता है हाँ रिफ्लेक्शन देखता है कुआं में, चिल्लाता है शेर, तो अंदर से कुएं से आवाज आती है और उसमें कूद जाता है, मर जाता है। पूरे जंगल माने ये हो जाता है, प्रतिदिन जानवरों को मारता था। इस लेसन को कर देते हैं, लेकिन आज हम लोग संधि कर लेंगे, ठीक है। संधि का जो सिलेबस है वो संधि में लिख लेंगे। पहले लेसन आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, देखिए। अयम पाठ शुचि, शुचि माने क्या होता है, शुचि माने पवित्र होता है, शुचि पवित्र शुद्ध, ठीक है। मंत्र उच्चारण होता है, पंडित जी लोग जो पूजा पाठ होता है उसमें शुद्ध कराते हैं, ठीक है। तो सर्वांगतो विवाह यश मतलब शुचि, तो वहां शुचि आता है। देखिए, पर्यावरणम वातावरण, माने वातावरण पवित्र हो, शुद्ध हो। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मण लसलतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। संकलितो अस्ति, संकलितः प्लस अस्ति। अब यही सब संधियां आपके एग्जाम में दी जाती हैं यहाँ लेसन से। व्याकरण में देखिए यहां पर लिखा हुआ है संकलितो अस्ति, संकलितोस्ति। अब इस तरह से हम लोग व्याकरण में खोजेंगे संधि, और यही संधि आपके एग्जाम में आ जाएगा। तब इसका संधि विच्छेद करना हो, 2 तरह से क्वेश्चन आता है संधि से, या तो संधि करें या संधि विच्छेद करें, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन आता है। तो अब इसका संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। संकलितः प्लस अस्ति,
अस्तु। कौन संधि है? अभी ये पूर्व रूप संधि है, सॉरी विसर्ग संधि में आ जाएगा। उत्व, विसर्ग का ये उत्व संधि है, लेकिन ये आगे जब बढ़ेगा तो पूर्व रूप में स्वर संधि में भी आ जाता है। संधि पढ़ाते समय इसको क्लियर करा देंगे, बता देंगे आपको कैसे विसर्ग का ये उ बनता है। इसको जनरली स्टूडेंट ड पढ़ते हैं, लेकिन ये ड नहीं है। क्या है ये? अ है। अ, अर्धवाकार इसका नाम है। अर्धवाकार, अर्ध आकार, अ का आधा ना। स्वर में केवल अ ही है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और अ ही है जिसको आधा लिखा जा सकता है। कोई स्वर आधा नहीं होता है, अ आधा होता है। तो इसको संकलितोस्ति पढ़ेंगे, ऐसे तोस्ति। अ ऐसा बोलेंगे कि उच्चारण भी हो जाए और पूरा अ भी ना आए। ठीक है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लस लतिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। संकलित किया गया माने लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि, प्रदूषणोपरि, ये भी संधि है, प्रदूषणोपरि, प्रदूषण प्लस ऊपरी, ऊपरी, यहाँ अ और उ मिलकर ओ हो गया है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य प्लस उदय, तो अ और उ मिलकर ओ होता है ना। तो उसी तरह से प्रदूषण में अ है लास्ट में और ऊपरी में उ है, तो अ और उ मिल करके ओ हो गया, तो प्रदूषण हो गया, प्रदूषणोपरि। यहाँ कवि महानगर के, बड़े बड़े शहरों के महानगर, कितने महानगर हैं भारत में? महानगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मुख्य रूप से 4 हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ये 4 महानगर हैं। लेकिन एक और 5वां है कानपुर। कानपुर भी महानगर है। नहीं, पहले से ही है, मतलब मेन 4, हाँ 4 मेन ये आता है, लेकिन कानपुर भी महानगर है। ऐसे तो बनारस भी महानगर है, ठीक है, पटना भी महानगर है, लेकिन मुख्य रूप से 4 को ही, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 4 को मुख्य रूप से मेट्रोपॉलिटन सिटी में रखा जाता है। अंतर क्या होता है नगर महानगर में? आप सिविक्स में पढ़े होंगे कि एक होता है ग्राम, ग्राम पंचायत, दूसरा होता है नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी। ग्राम पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। ये 3 लेवल पर होते हैं। तो ग्राम पंचायत गांव के लेवल पर होता है, और म्यूनिसिपैलिटी छोटे शहर के लेवल पर होता है, टाउन सिटी, हाँ छोटा छोटा जो होता है उस पर, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो महानगर में होता है। हाँ, उसका जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं। मेयर, महापौर हिंदी होता है, महापौर, मेयर। और जो म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होता है इसको चेयरमैन कहते हैं, है ना, चेयरमैन। और जो ग्राम पंचायत का हेड होता है मुखिया होता है। ठीक है, वहाँ मुखिया हो गया, यहाँ चेयरमैन हो गया, और वहाँ मेयर हो गया। अब दिल्ली में मेयर है, वहाँ खोजिए कि चेयरमैन होगा, नहीं चेयरमैन नहीं है, मेयर होगा। तो इन्हीं महानगरों के यंत्र के अधिकता के चलते, यंत्र माने गाड़ी, गाड़ियों की अधिकता के चलते जो प्रदूषण बढ़ गया है, इसके ऊपर चिंता करते हुए दिखाई देता है। स कथयति, वह कहता है। स किसके लिए आया है? कवि के लिए। सह कथयति माने कवि कथयति, कवि कहता है। यत इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति, यह लोहे का चक्र जो है, पहिया, शरीर को और मन को सोखने वाला है। शरीर को भी और मन को भी, दोनों को शोषित करता है, सुखाता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, अस्मादेव, अस्मादेव, अस्मात् प्लस एव,
और यही सब संधियां एग्जाम में हैं, किताब से ही आता है ज्यादातर। अस्मात् प्लस एव, तृतीय वर्ण परिवर्तन है व्यंजन संधि का, त का द हो गया है। इसी में आता है जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, है ना। जगत प्लस ईश, जगदीश। वाक प्लस ईश, वागीश। प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम संधि में। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। अभिलषति मतलब अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। कवि महानगर के जीवन से दूर नदी निर्झर, निर्झर माने झरना, नदी झरना पेड़ के समूह, वृक्षों के समूह और लता कुंजों में। लता मतलब लत्तर जो होता है, हम लोग लता शब्द का रूप याद करते हैं तो मन में ये आता है कि लता नाम की कोई लड़की होगी, हाँ, जैसे लता मंगेशकर थी, महिला गायिका। तो लेकिन लता का हिंदी होता है लतर। बालक और लता का रूप ज्यादातर संस्कृत में कहा जाता है, याद कर लो। तो लता मीन्स होता है लतर, जो पेड़ पर चढ़ता है। तो वही लताओं के समूहों में जहां पक्षी कलरव करते हैं, वैसे वन प्रदेश में, वैसे जंगल में जाने के लिए अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। ये पूरा कहानी हो गया इसका। अब यहां श्लोक दे रहा है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वहम अत्र, अत्र माने यहां, दुर्वहम माने कठिन हो गया है। प्रकृति रेव, देखिए सारे संधि इसमें आ गया, जो आपको पढ़ना है वो सब संधि के एग्जाम्पल आ गया। प्रकृति प्लस एव, अब यहाँ र सीधे गायब हो गया, रत्व संधि है ये, विसर्ग संधि का रत्व संधि इसको बोलेंगे, विसर्ग का र हो गया। प्रकृति रेव, दुर्वहम अत जीवितम जातम। जातम माने हो गया है ना, वो जात नहीं, एगो जात पात होता है कास्ट, वो नहीं। जातम जन धातु है, जन माने होना या जन्म लेना। यहां जीवित रहना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही शरण है, प्रकृति के शरण में जाना है। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण पवित्र हो। महानगर मध्य चल दल निशम कलाय सचक्रम, चलद निशम, चलद निशम, चलत प्लस अनिशम। महानगर के बीच में समय का पहिया दिन रात चलते रहता है। महानगरों में कभी रात नहीं होती है, रात में भी आपको सड़क एकदम फुल रहेगी, जाती गाड़ियां आती जाती रहेंगी। दिल्ली बम्बई में चल जाइएगा तो पता नहीं चलेगा कि रात है कि दिन है ना। तो वही कह रहा है कि महानगरों में दिन रात पहिया चलते रहता है, समय का पहिया चलते रहता है। मन शोषय तना पेशय भ्रमति सदा वक्रम, मन को सुखाता है, तन को सुखाता है, हमेशा टेढ़ा चलता है। वक्रम माने टेढ़ा, पहिया तो टेढ़ा ही चलेगा ना, गोल गोल वर्तुलाकार। दुर्दांतर दर्शनैर नमूना स्यान्नैव जगन गर्शनम शुचि पर्यावरणम। स्यान्नैव, स्यान्नैव, स्यात् प्लस न प्लस एव, दुर्दांत दशने, दुर्दांत जो समय का दुर्दांत, मैंने क्या कहेंगे उसको,
एक तरह से दुर्दांत खूंखार कहिए, दुर्दांत राक्षस नहीं कहते हैं आप लोग, हम लोग कहते हैं दुर्दांत डाकू, है ना, दुर्दांत डाकू मंगल सिंह, है ना, या गब्बर सिंह, दुर्दांत डाकू था, घने जंगलों में बिहड़ों में रहने वाला। वैसे दिया भी होगा इसमें, दुर्दांत भयंकर, भयानक, क्या दिया मैंने ना, भयानक, भयानक। दसनई, दसनई माने दांत, इसके भयानक दांतों में स्यात ने वह जन ग्रसनम, जन माने लोग, ग्रसनम माने भोजन, भोजन होते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं बीमारी से, एक्सीडेंट से, सड़क दुर्घटना में मरते जा रहे हैं शहरों में। कज्जल मलिनम धूपम मुंचती सत सकटियानम, सत सकटियानम। देखिए अक्सर अनुवाद में भी आता है, तो कोई भी अगर गाड़ी है तो उसमें यानम जोड़ दीजिएगा तो संस्कृत हो जाएगा। जैसे बस से जाता है तो बस यानम, रेल से जाता है तो रेल यानम, ना, मोटर गाड़ी से जाता है तो मोटर यानम, हवाई जहाज से जाता है तो वायु, वायु यानम माने हवाई जहाज हो गया ना, वायु के बाद यानम, यानम मतलब गाड़ी होता है, ठीक है, तो यानम जोड़ देंगे संस्कृत हो गया उसका, बस यानम माने बस से। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, काजल की तरह काला और गंदा धुआं छोड़ता है, कौन, रेलगाड़ी। सत सकटियानम, सत सकटियानम जिसमें 100 डब्बे हों छोटे छोटे, सत माने 100 होता है, ठीक है। तो ये ऐसा गाड़ी एक वही है, रेलगाड़ी है। आज के डेट में बिजली से चलता है, डीजल से चलता है, लेकिन पहले इनके समय में कोयला से चलता था, कोयला, है ना, आगे पूरा पानी भरा रहता था, ऊपर टंकी बड़ा सा, और नीचे से कोयला डाला जाता था, आग वो लहकते रहता था, एक फायरमैन की भर्ती होता था कोयला झोंकने के लिए गाड़ी में, इंजन के पास, और वो आग के गर्म कोयला से पानी भाप बन करके पाइप के द्वारा आता था, और पहिए के पास एक पिस्टल लगा रहता था, पिस्टल, वो भाप जब वो पिस्टल से निकलने को कोशिश करता था तो पिस्टल आगे की ओर होता था, है ना, फिर पीछे हाँ वो चक्का गोल गोल घूमता था, तो उसको भाप इंजन, स्टीम इंजन जेम्स वाट ने जो शुरू किया था। तो पहले रेलगाड़ी कोयले की थी, तो वही कह रहा है कि काला मलिन, मलिन माने गंदा, धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी, वाष्पयान माला संधावती वितरंती धुआनम, और भाप गाड़ी चलती है लेकिन कैसे, पूरा तेज आवाज करते हुए, ध्वनि, ध्वानम माने ध्वनि आवाज, वितरंती माने फैलाती हुई, उसका सीटी हॉर्न बहुत तेज आवाज करता है। याना नाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम, याना नाम पंक्तिया, पंक्तिया माने पंक्ति, कतार, गाड़ियों की कतार इतनी लंबी है कि वहां निकलना मुश्किल हो जाता है। कठिनम संसरणम, संसरणम माने उसमें से घुस के बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में सड़क पार करना मुश्किल है, इस पार से उस पर जाना, हाँ वहाँ ट्रैक बना होता है, लाइट होता है, हाँ जेब्रा क्रॉसिंग, वहीं पर आप पार कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। हाँ, वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम ही निर्मलम जलम, वायुमंडल भी दूषित हो गया है, भ्रंशम माने बहुत अधिक, न ही निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं रहा, जल भी दूषित हो गया है, फैक्ट्रियों से निकलता है पानी और सीधे नदियों में, तो नदी का पानी भी दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बताइए, कुत्सित मतलब होता है खराब, खराब वस्तु मिला करके हमारा भोज्य पदार्थ भी खराब हो गया है। कोई भी चीज बाजार से खाइए मिलावट है, उसमें तेल में मिलावट है, डालडा में मिलावट है ना, दाल में मिलावट है, चावल में हर चीज का अलग अलग कंकड़ आता है। चावल में मिलाने के लिए सफेद कंकड़, दाल में मिलाने के लिए उसी आकार का पीला कंकड़ मिला दिया गया दाल में, चना में मिलाने के लिए उसे बड़ा बड़ा चना जैसा कंकड़ मिला दिया गया। अब वो 100 किलो में अगर 5 किलो मिला दिया कंकड़, क्या फर्क पड़ता है, मिल गया, उसे मिक्स हो गया 1 क्विंटल में, ठीक है। हमारे घर आया 2-4 को कंकड़े ना आया, 1 किलो अगर चना हम कर दे तो निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन सोचिए कि
कंकड़ का भाव क्या है? नदियों से निकाल लिए, बालू में से निकाल लिए, और चना का भाव 80 रुपये किलो है, तो कंकड़ 80 रुपये किलो, 80 पचे 400, 5 किलो अगर कंकड़ मिला दिए तो 400 रुपये तो फ्री में आ गया। ये मिलावट की वस्तुएं हमारा स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। अब क्या कहें, पूरी धरातल ही गंदा हो गया है, एकदम दूषित हो गया है। इसीलिए हिंदी में प्रदूषण पर आता है निबंध लिखने के लिए, प्रदूषण। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। करणीयम, अनियर प्रत्यय लगा है, अनियर, करणीय, गमनीय, दर्शनीय, जहां भी अनिय देखिएगा वो अनियर प्रत्यय है संस्कृत का। अनियर का मतलब होता है लायक, योग्य। वो प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। तो करने लायक हो गया। बहिर अंतर जगति, बहि प्लस अंतर जगति, अंतः प्लस जगति। बहुत सारे छोड़े हैं, कितना लिखवाएंगे? बहिर, सारा नहीं लिखवा रहे, कुछ कुछ मेन लिखवा दे रहे हैं। बहिरंतर, बहिरंतर जगति, जगति, बहिरंतर जगति। जो नहीं लिखे हैं क्या? जगति, बहिरंतर जगति। हाँ, बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बहि प्लस अंतः प्लस जगति। बहि मतलब बाहर, अंतः मतलब अंदर, और जगति मतलब संसार में। जगत शब्द का सप्तमी का रूप है ये। जगत माने संसार होता है, ठीक है। तो जगति माने संसार में, संसार में अंदर और बाहर बहुत शुद्धि करना है। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण पवित्र हो। हरि कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहु दूरम। कुछ देर के लिए मुझको इस शहर से बहुत दूर ले चलो। कंचित कालम, नय नी धातु है, नी माने ले जाना, नय माने ले चलो, माम माने मुझको, अस्मात नगरात, यहाँ भी संधि है ना, अस्मान नगरात में, अस्मान नगरात इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए माम अलग हो जाएगा और इस म में से अ निकलेगा तो अस्मात, अस्मान हो जाएगा, और फिर ये जो आधा न है वो त बन जाएगा तो अस्मात हो जाएगा, और फिर नगरात हो जाएगा, है ना। मुझको इस शहर से कुछ देर के लिए बाहर ले चलो, दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। प्रपश्यामि देखता हूँ, देखूंगा, गांव के अंत में, बाहर गांव से, निर्झर नदी और पानी से भरा हुआ तालाब मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मैं विचरण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। कांतारे माने वने, वर्ड मीनिंग पूछता है। कांतार माने जंगल होता है, तो ये शब्दार्थ याद रखना होगा। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरे भरे पेड़, तरु माने पेड़ होता है, तरुणाम माने पेड़ों के, ललित लतानाम और कोमल लताओं के, माला रमणीया बड़ी सुंदर है, रमणीया, ठीक है। अब यहाँ रमणीय, रमणीया, रमणीयम अनिय प्रत्यय लगता है। तीनों लिंगों में अलग अलग हो जाता है। रमणीय माने पुल्लिंग हो गया, रमणीया स्त्रीलिंग हो गया, और रमणीयम नपुंसकलिंग हो गया, ठीक है ना। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया। कुसुमावली फूलों के झुंड, कुसुम माने फूल, समीर चालिता और हवाओं के द्वारा चलाई गई, जो फूलों का समूह है, हवाएं चलती है तो जो हिलता है, झूमता है, वो श्यान में वर्णिया, मैं वो देखना चाहता हूँ, उसको वर्ण करना चाहता हूँ। कुछ नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम।
नवमालिका रसालम, रसालम मतलब आम्रम, ये भी वर्ड मीनिंग है ना, वो दे देता है। लास्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में वर्ड मीनिंग आता है लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है ना। और आपका लास्ट क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन सीबीएसई में, 18वां क्वेश्चन में देता है कि हाँ उस 4 को क्वेश्चन रहता है और उसमें से क्वेश्चन दे देगा रसालम इत्यर्थे किम अर्थ है ना, क्या अर्थ होगा रसालम का। अब नीचे दे देगा जम्बू फलम, आम्रम, कदली फलम, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। अब हम जानते हैं तो रसालम माने आम्रम कर देंगे, क्या आम होता है। नवमालिका रसालम, आम के पेड़ों पर नए नए जो पत्ते आए हैं, उसके नए नए मोजरे आए हैं कोमल, उसको मैं देखना चाहता हूँ, पर्यावरण पवित्र हो। अई चल बंधो, हे बंधु हे भाई चलो यहाँ से, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, वैसे प्रदेश में जहाँ पर पक्षियों का कुल, पक्षियों का समूह कलरव कर रहे हैं, झुंड। पुर कलरव संभृति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, जहाँ पर इन कलरवों से लोगों को सुख का संदेश मिलता है, सुख समाचार मिलता है, मन की आनंद अनुभूति होती है, वैसे ले चलो उस जगह पर। चाक चिक के जालम नो कुर्जात भीतर संहरणम सूची पर्यावरणम, इस चकाचौंध की दुनिया में, शहर की दुनिया को कहे हैं चकाचौंध की दुनिया, चाक चिक्य माने चकाचौंध, चकाचौंध की दुनिया से मुझे दूर ले चलो। आज बच्चे बचपन में ही आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है ना, मैं इनको नहीं, मेरे ही दोनों हैं, छोटा वाला अभी 9th क्लास में है, उसको भी लग गया चश्मा। कारण क्या है? यही चकाचौंध, ये जो एलईडी बल्ब है ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, हर जगह लगा हुआ है, गलियों में लगा हुआ है, हर जगह। ये हमारी आंखों की रोशनी को शोषित करता है, खींचता है। हम कम रोशनी के आदी नहीं है, अब ज़्यादा रोशनी चाहिए हमको। और गांव देहात में लालटेन में पढ़ते थे, लैंप में पढ़ते थे, है ना, गलियों में नहीं होता था। ज़्यादा हुआ तो टॉर्च जला लिए, टॉर्च की रोशनी मध्यम होती है, हाँ, मोमबत्ती में पढ़ लेते थे। हम तो खुद इसमें जून जुलाई में छत पर बैठ करके चांदनी रोशनी, चांद की रोशनी में मैं पढ़ा हूँ। जेठ के महीने में आसमान साफ होता है चूंकि गर्मी के दिन में, और जो उजाली पूर्णिमा की रात जो है एकदम आराम से किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आँख उस तरह की होनी चाहिए। अब हमारी आँख कुछ खान पान और कुछ इनकी कृपा लाइट की, ये कमज़ोर होती जा रही है। बहुत से पुराने लोग को देखिएगा आज भी किताब पढ़ लेते बिना चश्मा के, जो बुजुर्ग लोग हैं। पहले का खान पान भी था उस तरह का। तो इस जीवन से मैं दूर जाना चाहता हूँ, चकाचौंध के जीवन से। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पत्थर पर लता तरु गुल्मा, पेड़ पौधे लता तरु सब पत्थर में पीसे जा रहे हैं। पिष्टा माने पीसे जा रहे हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता कौन? पत्थर युग, हाँ, प्राचीन काल में जो था, अर्ली मानव जो थे ना, उससे पहले पैलियोलिथिक, कौन कौन, हाँ, मेसोलिथिक था ना, सब एज 3 फेज था, हाँ हाँ। पाषाण युग कहिए उसको, पत्थर का युग। वो निसर्गीय श्यान समाविष्टा, लगता है कि आ गया है, समाविष्ट हो गया है। मनवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरण, मनुष्य के जीवन की मैं कामना करता हूँ, मरण की नहीं, पर्यावरण हमारा पवित्र हो। ये लेसन पूरा हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें से देखिए, अभी जो कुछ लिखवाए हैं यहाँ भी दिया हुआ है। अब प्रकृति रेव है ना, तो यहाँ प्रकृति प्लस एव, यहाँ एव कर देंगे, हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। श्यानैव, तो स्यात प्लस न प्लस एव लिखवाए हैं, श्यानैव, स्यात प्लस न, यहाँ न प्लस एव कर लेंगे, ये हो जाएगा। कुछ छूटा हुआ है, पूरा नहीं लिखवाए हैं। बहिरंतर जगती लिखवा ही दिए हैं, ये वाला। ही अनंता, ही अनंता में ही अनंता होगा। बुक से आपका क्वेश्चन न के बराबर आता है, लेकिन पीरियोडिक में आएगा, क्योंकि पीरियोडिक बोर्ड का क्वेश्चन नहीं होता है।
स्कूल में टीचर सेट करते हैं। और सीबीएसई बोर्ड वाला जो क्वेश्चन आता है वो अपने पैटर्न पर 4 खंड में देगा, जिसमें प्री बोर्ड सीबीएसई पेपर बनता है कि स्कूल बनाता है? स्कूल बनाता है। प्री बोर्ड नहीं, प्री बोर्ड सीबीएसई का होता है, प्री बोर्ड सीबीएसई का होता है। चलिए लेसन आपका एक हो गया। आप बुक नहीं लाए हैं ना? शुरू कीजिए, लिखिए तो संधि। संधि किसे कहते हैं बताइए पहले, मालूम है परिभाषा? अरे कपड़ा नहीं है जी, छोटू संधि किसे कहते हैं? संधि हेडिंग डाल करके, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम रहता है और इसी टाइम में आपका एक लेसन पढ़ा दिए। कपड़ा यहाँ दीजिएगा ना, कपड़ा ये नहीं है। चाह रहे हैं कि आपका संधि मेन है। अभी आप देखें, कोई भी आप लेसन पढ़िएगा, जब तक आप संधि विच्छेद नहीं कीजिएगा तब तक उसका अर्थ क्लियर नहीं होगा। ठीक है? चाहे दूसरे हाँ दो या दो हाँ सही है। वर्ड में आता है। हाँ, 2 या 2 कहे थे, 2 से अधिक नहीं होता है। दो से अधिक। 2 अत्यंत निकट वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, 2 अत्यंत निकट वर्णों के मेल से, नोट कर लीजिए, संधि। संधि 2 या 2 से अधिक नहीं होता, इसमें 2 ही रहता है। 2 अत्यंत निकट वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये इससे क्वेश्चन आपका 4 आएगा, 5 एग्जाम में दिया रहेगा, 5 में से 4 आपको करना होगा और 4 नंबर का होगा, है ना? संधि 4 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है, सीबीएसई बोर्ड में 5वें क्वेश्चन पर आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 है संधि। जैसे गण प्लस ईसा बराबर गणेश। तो गणेश कैसे हुआ, यही हमें क्लियर समझना है। गणेश, अब यहाँ कौन से 2 वर्ण मिले और विकार क्या उत्पन्न हुआ, लिखते जाएंगे। लिख लिया? समझते भी जाइए, लिखते भी जाइए। यहाँ देखिए, इसमें अगर आप हलंत लगाते हैं अड़ा में तो इसमें से अ निकल जाएगा और इधर ईसा है। ठीक है? अब विस्तार कर रहे हैं इसको समझाने के लिए, ये आपको करना नहीं है, समझा रहे हैं केवल। अड़ा में हलंत लगाएंगे तो इसमें से अ निकलेगा, क्योंकि किसी भी व्यंजन में स्वर मिला रहता है। अ स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। अब आगे गण प्लस, अब ये 2 वर्ण आपस में मिले, यही अ और ई, यही 2 वर्ण निकट हैं और आपस में मिल करके ए बन गए। ए और प्लस सह खाली बच गया इधर, सह। गण ए सह, तो ए मात्रा बन करके इस अणा में जाके मिल जाएगा। और एक स्वर मिल गया व्यंजन में, तो वो व्यंजन पूरा हो गया, पूरा। हाँ, लिखा गया पूरा लिखा गया। तो यही विकार है, ये ए जो है ये विकार है, आपका विकार है। और यही दोनों वर्ण हैं, ये अ और ये ई, ये 2 वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं। परिभाषा क्लियर हुआ? और दोनों अत्यंत निकट हैं, प्लस के एकदम नजदीक, दोनों आसपास, आर पार।
अ और ई ध्रुवण है और ई को मिल के विकार बन जाता है। विकार बन गया ए, ठीक है। संधि में दो चीजें होती है, संधि और संयोग। कहीं कहीं संयोग होता है। अब संयोग होता है तो उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, वो डायरेक्ट जाकर संयोग कर लेगा, उसको संयोग कहेंगे, कोई नया वर्ण नहीं बनाएगा। होता है ना वो केमिस्ट्री में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हाँ, तो फिजिकल में चेंज में कोई नया वस्तु नहीं बनेगा और केमिकल चेंज में नया वस्तु बनेगा। तो उसी तरह यहाँ भी है, जब संधि होगा तो नया वर्ण बनेगा, विकार उत्पन्न होगा, और संयोग होगा तो नया वर्ण नहीं बनेगा। तो उसका एग्जाम्पल है, हालांकि इसमें है नहीं, उसका एग्जाम्पल आपका त्वमेव है ना, ये संयोग का एग्जाम्पल है, इसको संयोग कहेंगे। ये संधि नहीं है, संयोग है। नोट कर सकते हैं जानकारी के लिए, समझने के लिए, इसको संयोग कहेंगे, संधि से अलग। तो इसमें क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, इसका नाम भी संधि विच्छेद रहेगा, त्वम प्लस एव। अब देखिए यहाँ कोई नया वर्ण बन रहा है, हाँ, ये ए मात्रा बन करके इस म में आके सीधे मिल गया, में बन गया, तो में वो हो गया। तो यहाँ दो वर्ण नहीं मिलते आपस में, और सीधे वो स्वर जाके व्यंजन में मिल के मात्रा बना लेता अपना, तो इसको संयोग कहते हैं। ये संयोग है, और ऊपर वाला संधि है। संधि में विकार उत्पन्न होता है और संयोग में विकार उत्पन्न नहीं होता है, दो वर्ण आपस में संयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब संधि में हम लोगों को पढ़ना है तीन, इसके तीन भेद हैं। भेद संधि के तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। कौन कौन, यहीं पर लिख दे रहे हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। एग्जाम में डिफाइन नहीं आता है आपको, है ना, डिफाइन लिखने को नहीं आता है, बट ओरली आप डिफाइन याद कर लीजिए, क्योंकि सारी पढ़ाई हम केवल एग्जाम के लिए नहीं करते हैं, नॉलेज के लिए भी करते हैं, जानकारी हमारी होनी चाहिए। तीन संधियां हैं। अब ये तीनों संधि में स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, जब स्वर वर्ण से मिल करके आप विकार उत्पन्न करेगा तो स्वर संधि कहेंगे। अब व्यंजन संधि, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिल करके विकार उत्पन्न करेगा तो व्यंजन संधि। हाँ प्लस, हाँ यस यस, प्लस के पहले अगर देखिए इधर स्वर है और इधर भी स्वर है तो ये स्वर संधि है, ये स्वर संधि है, दोनों तरफ स्वर रहेगा। और इधर व्यंजन है, इधर व्यंजन है और इधर स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो, स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी हो, ये व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। ये डिफाइन हो गया एक तरह से, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे, और व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में इधर विसर्ग रहेगा, बस इतना ही अंतर है, विसर्ग प्लस इधर स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, ये तीनों का डिफाइन हो गया आपको। बस ये बॉक्स टाइप में करके लिख लीजिए, ये तीनों का डिफाइन हो गया। अब इससे आप डिफाइन अपने से बना सकते हैं। कोई अगर पूछ दिया कि बताओ व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन वर्णों के साथ
स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब उतना बड़ा हम नहीं लिखवाए, शॉर्टली कर दिए, आप इससे बना लेंगे डिफाइन। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, 3 हो गया। क्लियर है ना? ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं ना, टाइम देखते हुए चल रहे हैं, कुछ समय पर आपका वहाँ से ले लें। अब इतना करने के बाद स्वर संधि में, स्वर संधि के 5 भेद हैं और उन 5 में से हम लोगों को इस बार 2025-26 के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में तो 5 पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड में केवल 3 पढ़ना है। कौन कौन? स्वर, यण, अयादि और पूर्व रूप। ये सीबीएसई का सिलेबस है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद, 5 भेद। पांचों लिख लीजिए, हम 5 लिखवा दे रहे हैं, आप उसमें से 3 करेंगे। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यण, चौथा वृद्धि और 5वां अयादि। ये 5 गो स्वर संधि के भेद है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। ये 2 गो पढ़ना है, ठीक है। और एक अपवाद में आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप एक आता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। पूर्व रूप संधि ये स्वर में दिया है, ये अपवाद में आता है। अयादि का अपवाद है, ये अयादि का ही अपवाद है पूर्व रूप संधि, ये अपवाद है। किसका अपवाद है? अयादि का। ये संधि के भेद में नहीं आता है ना। मतलब कि स्वर संधि के जो 5 भेद हुए, वो 5 में जो लास्ट वाला अयादि है उसी का ये अपवाद है। अयादि संधि का अपवाद है पूर्व रूप संधि। तो आपका ये भी आ रहा है इस बार के सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस, सीबीएसई बोर्ड में। और बिहार बोर्ड में आपका ये टोटल। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? पहला दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। पहले आपको स्वर मालूम है? इसका फॉर्मूला होता है अकह सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र है, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है उसी तरह का दीर्घ संधि का यह है, अकह सवर्ण दीर्घ। लिखिए, यदि अ, आ, ई, उ, री के बाद कोई वैसा ही वर्ण हो, कोई वैसा ही वर्ण हो तो दोनों का
दीर्घ, दीर्घ मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री हो जाता है, यही दीर्घ संधि है। इंक लाना होगा जी, इंक डाउन हो गया है। यही इस संधि का की है, मेन है। जो डिफाइन अपना याद करके खाली इतना भी रखेंगे, क्लियर हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल लिखिए। इतना लिखने के बाद लिखेंगे जैसे राम प्लस अवतार बराबर हो जाएगा रामावतार। कपि प्लस ईश कपीश साधु प्लस उक्तम साधुक्तम और पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृणम। सब में से एक को एग्जाम्पल लिखवा दिए। पितृणम डबल कर देंगे, इसको डबल है ना, ठीक है, हाँ दीर्घ हो जाएगा। क्लियर है ना? ये अ या आ दोनों में से कोई भी हो पहले, और इसके बाद में भी ऐसा ही, देखिए वैसा ही मतलब इसी के जैसा, इसीलिए ब्रैकेट दिया है। दोनों तरफ इसी में से हो, या इसमें से हो, या इसमें से हो, या इसमें से हो, दोनों तरफ इसी से, इसीलिए इसका नाम है सवर्ण। सवर्ण मतलब एक जैसा वर्ण, एक परिवार का। अ और आ देखने में एक जैसा लगता है, इसी को सवर्ण कहते हैं। ई और ई दोनों एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। ऊ और ऊ भी एक जैसा है, और री भी एक जैसा है, यही सवर्ण कहलाता है। तो दोनों एक जैसा रहेगा। यहाँ देखिए राम में अ है, राम, तो अ आएगा ना। राम में जब यहाँ हलंत लगाइएगा तो इसमें से अ निकलेगा, और उधर अवतार में भी अ है, तो दोनों अ मिल करके आ हो गया, दीर्घ हो गया। अ और अ मिल करके आ हो गया। आ और आ रहेगा तो वो आ ही होगा ना। जैसे विद्या प्लस आलय, और ये भी आ, दोनों तरफ आ है। विद्या में आ है और आलय में भी आ है, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा, दोनों आ ही बनेगा। अब इसी में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। जैसे हिमालय है, एक जगह विद्यालय दे दिया, फिर अगला में हिमालय दे दिया, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे विद्या प्लस आलय, और हिमालय दे दिया तो कहेंगे हिमा प्लस आलय, ये गलत हो जाएगा। हिम प्लस आलय, हाँ। यहाँ हमें शब्द भी देखना है
कि शब्द सार्थक होने चाहिए। हिमा कोई शब्द नहीं है, हिम होता है, हिम माने बर्फ होता है ना, हिम माने बर्फ, तो हिम प्लस आलय तो हिमालय हो गया। हम तो जानते हैं भाई कि अ चाहे चाहे आ रहे, दोनों रहेगा तो आ ही बनेगा। हम विद्या प्लस आलय की जगह पर विद्या प्लस आलय करेंगे तब वो विद्यालय ही बनेगा, क्योंकि अ और आ मिलके आ ही बनेगा। लेकिन विद्या करेंगे तो विद्या कोई शब्द नहीं है, विद्या शब्द है, इसलिए वहाँ विद्या करेंगे। यहाँ कपि प्लस ईसा लिखे हैं एग्जाम्पल में, आप नदी प्लस ईसा लिख दीजिए, नदी में यहाँ बड़ी ई हो जाएगा ना, और इधर भी बड़ी ई रहेगा, दोनों तरफ बड़ी ई रहेगा, तभी भी बड़ी ई ही बनेगा, नदीसा ही बनेगा। क्लियर है? तो दीर्घ संधि क्लियर हो गया। दीर्घ संधि के बाद अब आगे गुण यण वृद्धि अयादि रहेगा, और देखते हैं अगर कल तो फिर हम कल आप लोग का मैथ होगा ना, केमिस्ट्री होगा कल, देखते हैं उसी में थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, 10 मिनट बढ़ा देंगे आगे, क्योंकि हम तो रहबे करेंगे घर पर, ठीक है, क्योंकि रेगुलर करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा, कोर्स ज़्यादा है। ठीक है, ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा दोबारा, तब क्लियर होगा।